हेलो दोस्तों, आज जो है हम 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th का। तो देखिए यहाँ पे जो है अनुक्रमांक लिखा रहता है, इसमें आपका अनुक्रमांक पड़ेगा, फिर यहाँ नाम आप डाल सकते हैं। फिर इसके देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य हिंदी, इसमें समय जो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। उसके बाद निर्देश दिया रहता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा पॉइंट दिया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्न में उत्तर देना अनिवार्य है, ये कहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नंबर 1 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन सी उनकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप। तो कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप। फिर उसके बाद दूसरा है श्रद्धा भक्त निबंध के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आप लोग को याद होगा, तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर उसके बाद तीसरे गए पे आते हैं, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है लेखक? जो वो प्रेमचंद हैं। उसके बाद है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं, तो कौन लेखक हैं? शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद अंगा जो है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अब चलिए हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरा पेज है, दूसरा क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर? तो है वो आधुनिक काल के। उसके बाद इसका ख्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, बताइए आप? तो उसके केदारनाथ अग्रवाल हैं। उसके बाद गया है, लहर काव्य कृत के रचनाकार हैं, तो कौन रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद घ पे आएंगे, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है? तो किस सर्ग में है? तो ये जो है 9वें सर्ग में है। उर्मिला का जो विरह का जो वर्णन किया गया है वो 9वें सर्ग में किया गया है। उसके बाद अंगा है, परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन किस कवि की रचना है, आप बता सकते हैं? तो परिवर्तन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पूरा पढ़ के आप इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसको आप यहाँ इस गद्यांश को पढ़ के इससे यहाँ पे इसका उत्तर दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? फिर चौथा है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? पांचवा है, दृढ़ भीति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो आपको ये गद्यांश को पढ़कर इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे पेज पे। तीसरे पेज पे क्या है, तीसरा पेज क्या है, अब इसी में जैसे चाहे ये वाला क्वेश्चन करिए, इसके बाद अथवा है, आप इसको भी कर सकते हैं। यही गद्यांश को पढ़ के जो है आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देखना है। जैसे वहाँ पे था 5 क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे भी है 5 क्वेश्चन, चाहे वो वाला करिए आप, चाहे ये वाला। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिए गए पद्यांश, वो गद्यांश था, अब ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो पद्यांश है इनको पढ़ करके आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। और अथवा भी है, चाहे आप ये वाला करिए, चाहे उसके बाद आप ये वाला करिए, दोनों में से आपको एक करना है और उसके 5 पद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। अब आते हैं हम चौथे पेज पे। चौथे पेज पे क्या है, वही 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे चाहे अथवा वाला दीजिए, चाहे उसके ऊपर वाला दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से क्या है, जैसे 3 है इसमें, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं ये आपको लिखना है। मतलब 80 से 100 शब्दों में
80 से 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे ऊपर वाला था वैसे फिर ये नीचे वाला भी है, इसमें भी जी है 80 से 100 वर्ड आप बना के लिख लीजिए। इसमें कौन कौन से, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय, इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। तो इसमें ध्रुव यात्रा है और अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। इसी में से किसी एक का कथा वस्तु का सार लिखना है आपको 80 शब्द में। उसके बाद अगर आपको ये नहीं याद है तो इसके बाद ये अथवा में भी दिया है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब बहादुर कहानी का जो भी उद्देश्य है आप पढ़े होंगे, आप उसे लिख लीजिएगा आंसर में। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य, आपके यहाँ जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता होगा के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब इसमें किसी भी जो भी आप इसमें से जो भी खंड काव्य पढ़े हैं इसमें से, जैसे कै ख गै घै अंगा च, इन 6 में से जो भी खंड काव्य आपके यहाँ पढ़ाया जाता होगा उसके अनुसार आप जो है उस खंड प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। तो जैसे आपको इसमें कै पे लिखा है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथा वस्तु का सार लिखिए, या मुक्ति अथवा मुक्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से एक करना है। अब जो आपको पढ़ाया जाए, जैसे आपके यहाँ कुछ लोग यहाँ मुक्त यज्ञ खंड काव्य पढ़ाया जाता है, कुछ लोग यहाँ सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ाया जाता है, कुछ लोग यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य पढ़ाया जाता है। मतलब जो भी आपके यहाँ खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसके अनुसार जो है आपको जो भी खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है उसका आपको सार लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिएगा, जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता है। 5वें पेज पे फिर 8वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें क्या करना है, ये संस्कृत में गद्यांश है, इसको जो है हिंदी में इसका अनुवाद करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप ये पढ़े भी होंगे किताब में, आप इसे पढ़ के उसका संदर्भ लिख के उसके बाद उसका अनुवाद हिंदी में कर दीजिएगा। चाहे आप ये करिए, चाहे उसके बाद ये अथवा में ये वाला करिए, दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। तो पेज नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। 6 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और ये जो है 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो उसमें से कै ख गै 4 दिया है, उसमें से आपको एक करना है। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, आपको जो भी इस चारों में से पता है वो आप लिख सकते हैं, एक लिखना है आपको। हाथ कंगन का आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, 10वें कक्षा में इसमें संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चयन करना है। तो उसके लिए सही रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। उसके बाद दूसरा क्या है इसका, रमेश का संधि विच्छेद है, तो इसमें से रमा प्लस ईश, रम प्लस एस, र प्लस उमेश, राम प्लस ईश। तो इसमें से क्या है, रमा प्लस ईश जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस आचार, तो इसका है अत्याचार, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ख में दिया गया है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें क्या निकालना है आपको, विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मन शब्द में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है आत्मन में। अब 7वें पेज पे आ जाते हैं। 7वें पेज पे क्या है दूसरा, तो नामसू शब्द में आपको जो है विभक्ति और वचन बताना है। तो उसमें कि नामसू शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, नामसू शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है, तो इसका ब वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब इसका क्या करना है, सही अर्थ चयन करके लिखना है इस शब्द युग्मों का। तो अविराम और अभिराम, अभिराम और अभिराम, इसका क्या हो जाएगा, अविराम मतलब बिना रोक के और अभिराम मतलब सुंदर, तो इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है अन्न और अन्य।
अन्न होता है जो खाया जाता है, मतलब अनाज, और अन्न मतलब दूसरा, तो इसका जो है इसका भी सही हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 11 का ख क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अभी जो 3 शब्द दिया गया है इसके जो है आपको 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे काल लिखा है, काल का जो है दो कौन कौन से अर्थ हो जाएंगे, काल को मृत्यु भी कह सकते हैं, मृत्यु कह सकते हैं, और जो है समय कह सकते हैं। ऐसे ही जो है जड़ क्या है, जड़ को आप कहते हैं मूल और मूर्ख। उसके बाद चपला को आप क्या क्या कह सकते हैं, लक्ष्मी और बिजली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का ग क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। अब इसका फर्स्ट क्या है, जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, वंदनीय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पृष्ठ नंबर 8 पे आ जाते हैं, जो है लास्ट पेज है। उसके बाद जो जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अजेय कहेंगे। फिर इसके बाद घ में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब इसमें जो 4 वाक्य जो है मतलब अशुद्ध दिया है, इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, और मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसको जो है आपको शुद्ध रूप में इसको लिखना है, किसी 2 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। चाहे आपको वीर रस लिखना है चाहे शांत रस, दोनों में से एक आपको रस का जो है उसका जो है लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। ठीक है। उसके बाद इसका ख है, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो चाहे श्लेष अलंकार लिखिए चाहे रूपक अलंकार का परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद इसका ग क्या है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो उसका क्या करना है, एक लक्षण लिखना और एक उदाहरण लिखना। तो ऐसे ही तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। चाहे ये करिए, चाहे उसके बाद अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो चाहे आपको ये वाला लिखना है पत्र, चाहे ये पत्र लिखना, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, या पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सारभृत निबंध लिखिए। पहला क्या है, साहित्य और समाज का अंतः संबंध। फिर दूसरा क्या है, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण। तीसरा क्या है, कृषक जीवन की त्रासदी। चौथा क्या है, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव। पांचवा क्या है, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो ऐसे ही करके आपको पांचों में से किसी एक पे जो है आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।